टीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपने टॉप किया है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है कि सबसे कम उम्र की टॉपर हैं आप? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट मैं आज भी जब भी मैं रात में सोऊं, मैं सुबह उठूं, मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा ऐसा हो क्या है मेरे साथ। पहले ही अटेम्प्ट में इतनी कम एज में मैंने ही कभी नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल है। तो मुझे बहुत खुशी होती है और एक ऐसा लग रहा है कि मैं सपने जैसा जी रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं जानना चाहूँगा इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरह का बचपन में किस तरह के स्टूडेंट थे आप, और कैसे ये शुरुआत हुई? ये पूरी जर्नी की सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अपीयर होना है, बैठना है, ये काफ़ी पहले ही सोच लिया था। जब मैं 11वीं कक्षा में थी तब से ये सोच लिया था कि मुझे आगे जाकर एक करियर सिविल सर्विसेज में बनाना है। स्कूल और कॉलेज में मैं कहूँगी मैं अच्छी छात्रा थी। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैंने CBSE में पॉल साइंस में 100 on 100 लाई थी मैं। अच्छा। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं अपने कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हूँ। तो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, शायद हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही। जी, इस पर मैं ज़रूर अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा कि सर, शुरुआत 11वीं से ही एक सपने की शुरुआत होगी, वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पहले ही अटेम्प्ट में और फर्स्ट रैंक प्राप्त किया? तो क्या आपको क्या लगता है कि सफलता का राज क्या है? क्या वो अर्ली प्रिपरेशन और थॉट है? काफ़ी सालों पहले जो है अंकुर गर्ग, उन्होंने 2002 के एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से पहले अटेम्प्ट में जो है IAS में टॉप किया था उसी। अच्छा। एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट टॉपर देयर। उसकी भी शुरुआत कुछ ऐसी थी। लेकिन जहाँ तक टीना की बात है, ये कुछ अलग की बात निकल के आ रही है कि इन्होंने 12th के बाद नहीं बल्कि 11th से स्टार्ट कर दी। इसका मतलब है कि 10th के बाद ही इनके दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि मुझे जाना कहाँ है। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है पेरेंट्स की ओर से भी और कैंडिडेट की ओर से, चूंकि उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि कैंडिडेट को उतना क्लियर नहीं होता। इनके मन में एक भावना रही होगी कि डेफिनेटली इनके पेरेंट्स ने उनके उसको और पक्का किया होगा कि यही समय है जब तुमको स्टार्ट करना चाहिए। तो परिणाम आना निश्चित था। टीना, सर ने बताया कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, और उस समय जब बहुत ही फ्रेजाइल एज है और किसी भी डायरेक्शन में बच्चा जा सकता है। हाउ वाज द एनवायरनमेंट एट होम? पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा? कैसे उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया? आई थिंक पेरेंटल रोल, पेरेंटल गाइडेंस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही मेरे केस में। इनफैक्ट जैसे आपने बिल्कुल राइटली अभी कहा कि क्लास 10 के बाद बच्चे को पता ही क्या होता है, क्या करना है। और इंडिया में एक सोसाइटल परसेप्शन है कि अगर बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट है तो वो नेसेसरीली या तो इंजीनियरिंग करेगा या डॉक्टर बनेगा। तो ये इवन एक सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हम शायद दूसरा ऑप्शन कंसिडर ही नहीं करते। तो मेरे दोनों माँ बाप खुद इंजीनियर्स हैं, पर उन्होंने देखा कि मुझे साइंस में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। उनको लगा कि इनका इंटरेस्ट ज़्यादा राइटिंग स्किल में है, स्पीकिंग स्किल में है, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज है। अच्छा। तो इनको सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। तो उनके हिसाब से सिविल सर्विसेज बहुत ही अच्छा ऑप्शन उभर कर आया। टीना, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह से जब पेरेंट्स तो हैं, सही मार्गदर्शन कितना ज़रूरी है? स्पेशली अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें, इस एग्ज़ाम में इतना वास्ट सिलेबस है, लिटरली एनीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड। तो जब इतना कॉम्प्लेक्स है एग्ज़ाम, इतना वास्ट है, तो एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ऑल्सो बिकॉज ये एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव है। टीना, सबसे पहले एक जो सब इम्पोर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट्स के बीच में रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेल बिगन इज हाफ डन, इट इज़ वेरी ओल्ड सेइंग। आपने कैसे स्टार्ट की प्रिपरेशन? सर, आई थिंक द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हम प्रिपरेशन एक्चुअली किसी भी कैंडिडेट को शुरू करनी चाहिए, वो है सिलेबस पढ़ने से। जब आप ये समझ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप आता है, आप आइडेंटिफाई कर लें आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, किसमें आप दूसरों से ज़्यादा स्कोर करने की क्षमता रखते हैं और किसमें आप कमज़ोर हैं, आपको शायद उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो थर्ड स्टेप ये होगा कि ऑफकोर्स जो कमज़ोरी है तो उसे तो इम्प्रूव करेंगे ही कि एक लेवल पे आप उसे ले आए, पर उस पे फोकस करते करते कभी भी अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेसेस नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जो स्टडी का जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल तैयारी जिसको कहते हैं, राइट, जिसमें क्वेश्चन और पिछले सालों के क्वेश्चंस और सिलेबस, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी होनी चाहिए जी। लेकिन शुरुआत की जाती है कि जैसे फंडामेंटल बुक्स हैं, कैसे हर कोई कहता है कि एनसीईआरटी बुक्स से तैयारी शुरू करो। आपने क्या इस प्रकार से शुरू की? जी, एनसीईआरटी बुक्स एक बहुत ही अच्छा एक बेसिक फाउंडेशन बना देती हैं जिसके बाद आप कॉम्प्लेक्स बुक्स पढ़ पाएं। जैसे जो भी हमारी प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, चाहे आप कोचिंग मटेरियल से पढ़ रहे हो या आप मार्केट की कोई बुक रेफर करके पढ़ रहे हो,
वो एक लेवल की लिखी हुई हैं, उनको अगर समझने के लिए इसलिए एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग इन दिस एग्जाम। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। जॉब में तो आपने अपनी टाइम को कैसे मैनेज किया? सर टाइम मैनेजमेंट तो आई थिंक ये एग्जाम का फर्स्ट मंत्र ही टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि इस एग्जाम में इतनी सारी चीजें करनी है पर टाइम कंस्ट्रेंट सिर्फ 1 साल का है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट ना हो तो हर चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मैं बहुत ही सिस्टमैटिक थी मैं 3 मंथ्स पहले का ही अपना टाइम टेबल बना लेती थी कि 3 मंथ्स में मुझे इतना 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 हर सब्जेक्ट का कवर करना है, और मैं टारगेट्स में इंश्योर करती थी कि एवरी डे जो भी मेरे टारगेट्स है आई एम मीटिंग दोस टारगेट्स। और उसमें भी एक जरूरी है प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कई बार स्टूडेंट बहुत एबनॉर्मल रूटीन बना लेते हैं कि हमें 17 घंटे 18 घंटे नहीं आपकी रेगुलर रूटीन कितनी थी पढ़ाई की? सर मैं सिर्फ 7 घंटे पढ़ती थी, और कभी मान लीजिए कुछ थोड़ा खिंच जाए एक टॉपिक में थोड़ा ज्यादा टाइम तो 8 घंटे। बट प्रॉब्लम यही होती है कि लोग 1 हफ्ता कर लेंगे फिर नहीं करेंगे। वो तो रूटीन, हाँ जी, यू हैव टू मेक इट अ रूटीन, यू हैव टू मेक इट अ हैबिट। न्यूज़पेपर रीडिंग ही हो तो आपकी वो ऐसी हैबिट बन जानी चाहिए कि जैसे रोज आप सुबह चाय पी रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। टीना, आपने हालांकि एक जो कॉन्शियसनेस है आपकी और फैमिली की ओर से स्टार्ट भी आपको 11th के लेवल पे ही दे दिया गया था, लेकिन एक सीरियस प्रिपरेशन होती है कि कब से सीरियस प्रिपरेशन करें, ठीक है? तो आपसे यदि पूछें कि आपने अपना सीरियस प्रिपरेशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कब शुरू किया तो क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद मैं 20 पे ग्रेजुएट बन गई थी, और एग्ज़ाम के लिए 21 की एज लिमिट है, तो मेरे पास एक एज गैप था। तो वो जो 1 साल का पीरियड था उसमें मैंने फुल फोकस के साथ जो प्रॉपर सीरियस प्रिपरेशन जो आप कह रहे हैं वो उस 1 साल में कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो है ना, इस एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप कितना क्या जानते हैं, क्या पढ़ाई किया, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपने एग्जामिनेशन में क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। Absolutely. तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी आपने कुछ स्पेशल कोशिश की? अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, सो सिंस माई स्कूल टाइम, माई कॉलेज टाइम, आई हैव ऑलवेज बीन अ डिबेटर। तो मैंने बहुत सारे यूथ पार्लियामेंट्स में, मॉडल यूनाइटेड नेशंस में, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया कि मुझ में वो उतनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि आई कैन एड्रेस द क्राउड, आई कैन मेक माई पॉइंट विदाउट हेजिटेशन। मैं आराम से फ्लुएंटली बात कर पाऊँ, किसी भी भाषा में बात कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश में बात कर रही हूँ। और राइटिंग स्किल, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट रही तो हमारे में एम्फसाइज ही थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग पे होता है। एंड ये आपने सर बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि एग्जाम इज ऑल अबाउट आर्टिकुलेशन, कि लास्ट में आप पेपर में लिख के क्या आए, पढ़ाई उतनी नहीं, आप प्रोड्यूस क्या करके आए पेपर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट प्रिलिमिनरी में क्वालिफाई कोई कैंडिडेट कर सके तो उसकी अपनी स्ट्रेटजी अपनी ऐसी क्या बनाई जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? सर इसमें आई थिंक मैं 2 पॉइंट्स का जिक्र करना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को हेल्पफुल लगेगा। फर्स्ट ये कि पिछले कुछ 3-4 साल से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्रीज हो गए हैं। पहले वो 10% होते थे, अब मेरे को लगता है अराउंड 60% हो गए हैं करंट अफेयर्स। इवन हाँ जी, इवन अगर कुछ फाउंडेशन से आता है तो कुछ करंट अफेयर से नाता रिश्ता जरूर जुड़ा होगा। और दूसरी चीज़ कि जो फाउंडेशन कोर्स है, मेरे हिसाब से अगर कोई फर्स्ट टाइमर हो, क्योंकि मैं खुद एक फर्स्ट टाइमर थी, तो 3 बार रिविजन हर फाउंडेशन कोर्स बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ जाता है, कई बार स्टूडेंट्स पूरी तैयारी कर लेते हैं और एग्जामिनेशन में जाकर परफॉर्म नहीं कर पाते, तो एग्जामिनेशन स्किल भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, और खासकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जहाँ टाइम का लिमिटेशन होता है। तो एग्जामिनेशन में जाकर के आपके हिसाब से क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए या क्या उनको कोशिश करनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर? सर ये बात काफ़ी बार, ये इनफैक्ट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के साथ भी हुआ कि अपने हिसाब से जितना पढ़ सकते थे पढ़ा, बट एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा मुझे रीज़न लगता है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की एग्जाम देने की। तो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको एक एग्जामिनेशन सराउंडिंग देंगी, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग देंगी, आप टेस्ट दे देकर खुद अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। क्योंकि जैसे प्रीलिम्स में हम सबको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप खुद अपना आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा मैं इतना रिस्क ले सकती हूँ, ले सकता हूँ, नहीं ले सकती हूँ, नहीं ले सकता हूँ। तो ये जो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो कर ली बट एग्जाम देने की ही प्रैक्टिस नहीं करी। मेंस की बात करते हैं कि मेंस के एग्जामिनेशन में जो पेपर्स हैं उसके हिसाब से कई बार तो स्टूडेंट जो लैंग्वेज पेपर में ही फेल हो जाते हैं, लैंग्वेज कंपलसरी है। जी जी, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिकॉज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो क्योंकि रोज ही लिखना उसमें था, तो इंग्लिश पेपर के लिए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जो सेकंड लैंग्वेज थी, मैंने हिंदी चूज किया था। अब यही है कि हिंदी आम बोलचाल में तो बोल रहे हैं, बट दैट इज नॉट इट। पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही क्लियर कर लेंगे विदाउट पढ़े। तो इवन मैंने 1-2 महीना पहले हिंदी का एक न्यूज़पेपर लगाया था, मैं रोज वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती थी, जिससे इस लैंग्वेज के भी बहुत अच्छे से टच में है। एसे पेपर जो है वो एक नॉर्मली स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि चलो एसे का तो लिख ही लेंगे हम, राइट? तो आपने एसे पेपर के लिए क्या
कोशिश की थी? जी, मैं फॉर्चुनेट थी कि मेरे काफ़ी सीनियर्स थे जिन्होंने बताया था कि नहीं ऐसे पेपर बहुत स्कोरिंग है और बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप किसी और पेपर में बाय चांस कम मार्क्स ला रहे हैं तो इसमें आप गेन कर सकते हैं अगर आप इसमें अच्छे से परफॉर्म करें। तो मैंने ऐसे पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि मैं खुद ही ऑनेस्टली कहूँगी कि मैं उतनी क्रिएटिव नहीं हूँ कि मैं कोई एकदम बहुत ही फिलोसफिकल ऐसे लिख दूँ, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर दूँ। तो मैं यूजुअली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक्स पे ही ऐसे लिखती थी। ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सा टॉपिक उठा के लिख सकें, क्योंकि करंट अफेयर्स वैसे भी आप मेंस और प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही रहे हैं तो आप यू आर कंफर्टेबल विद इट। तो मैं वो टॉपिक ही उठाती थी क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ जो एक नॉर्मल ऐसे लिख सकता है। बट मैंने प्रैक्टिस बहुत की, मैं हर हफ्ते आफ्टर प्रीलिम्स टिल माय मेंस एग्जाम में हर हफ्ते एक ऐसे लिखती थी, तो मुझे प्रैक्टिस बहुत थी। तो इग्नोर ना करें। जहाँ तक जनरल स्टडीज के पेपर हैं, सारे पेपर काफी डायनेमिक नेचर के हैं, उस पेपर को आपने कैसे तैयार किया? सर क्योंकि ये मैं कहूँगी कि थोड़ा पेपर थोड़ा स्टैटिक है, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो ये डायनामिक इस सेंस में नहीं कि बदलता नहीं है उतना। तो ये पेपर इनफैक्ट इजी है कि अगर आपने प्रीलिम्स का ही अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बट जैसे कि आपने कहा कि प्रीलिम्स और मेंस थोड़ा डिफरेंट है ओरिएंटेशन में, प्रीलिम्स थोड़ा फैक्चुअल है, मेंस थोड़ा एनालिटिकल है, एनालाइज आपको अपने ओपिनियन देने होते हैं इसमें। तो अगर जो भी मुद्दे करेंटली चल रहे हों, जैसे अगर कोई पॉलिटी की बात कर लें, तो अगर हम प्रेसिडेंट्स रूल है अगर वो न्यूज़ में है, तो अगर आप उसके एडिटोरियल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में तो ऑटोमेटिकली आपका भी एक ओपिनियन बन जाएगा जो आप एग्जाम में फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं। पेपर 2 का जो नेचर है, पेपर 1 में तो थोड़ी फैक्ट्स ओरिएंटेड चीजें जा रहे हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री है, उसके लिए कुछ खास अपने अंदाज अपनाया कि ज्योग्राफी कैसे मजबूत करें या हिस्ट्री एंड कल्चर को कैसे करें? ज्योग्राफी में मैं कहूँगी कि मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अगर कोई डायग्राम बन सकता है तो बना दें। और जैसे हिस्ट्री के आंसर्स हों तो जैसे काफ़ी बार डेट इंपॉर्टेंट होती है, या कोई इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिन्होंने कोई बहुत अच्छी बात कही हो तो उनका नाम अंडरलाइन कर देना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा और आपके आंसर्स को और बेटर दिखाती हैं और बेटर बना देती हैं। पेपर 3 के बारे में थोड़ा कमेंट्स आप कीजिए कि आपने कैसे किया पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी। मैंने कोशिश करी कि जितनी भी चीज़ें करंट अफेयर्स में है साइंस में, जो भी करंट, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन गया था मेरे एग्जाम के टाइम तो मैंने उसको फॉलो किया, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था और उस पर क्वेश्चन भी आया, तो मैंने वो सब चीज़ें कोशिश करी कि देखिए अब हम तो बेसिक चीज़ समझ नहीं सकते, बट जो करंट चल रही हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो अप किया। उसका क्या? जी। अब थोड़ी सी बात हम लोग पेपर 4 की करते हैं, क्योंकि उसका जो नेचर ऑफ सिलेबस है जी। वो इस प्रकार का है कि कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड की जो पेपर है, तो इसमें आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी की? मेरे अनुभव से जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि केस स्टडीज़ नियरली 50% ऑफ द पेपर होता है, और इवन मैंने अपने टाइम पे बहुत देर बाद केस स्टडीज प्रैक्टिस करना शुरुआत की, और वो इसीलिए की कि मुझे लगा अरे केस स्टडी है, पढ़ के देख लेंगे क्या करना होगा, बट वो एक्चुअली बहुत ट्रिकी होती हैं, वो एक्चुअली बहुत कठिन होती हैं और बहुत विचार पूर्वक होती हैं। आपको इट्स वेरी थॉट प्रोवोकिंग, यू हैव टू थिंक कि अच्छा बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ तो हाउ विल आई बी एबल टू हेल्प दैट सिचुएशन, एंड दैट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। दे आर ऑल्सो वेरी स्कोरिंग, एक केस स्टडी 25 मार्क्स। आपके हिसाब से एग्जैक्टली एग्जामिनर जो है पेपर 4 में क्या चेक करना चाहता है? सर वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप एक सेंसिटिव, एक कंपैशनेट कैंडिडेट हैं जो सोसाइटी के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। दैट इज व्हाट दे आर बेसिकली टेस्टिंग। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा था? पॉलिटिकल, क्योंकि आप ऑलरेडी एकेडमिकली हमेशा आप एक्सेलेंट करती रही हैं, टॉपर भी रही हैं, तो नेचुरली आपके लिए एक चॉइस था पॉलिटिकल साइंस लेकर के आगे करने। लेकिन सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल आप कैंडिडेट्स को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सब्जेक्ट वही ले जिसमें रुचि हो, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी कोई आसान चीज़ नहीं है। टीना, इंटरव्यू सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, दैट्स अल्टीमेट थिंग। हमेशा से कैंडिडेट के दिमाग में रहता है एक दिन मुझे इंटरव्यू जाना है, धौलपुर हाउस जाना है, भाई एक कल्पना के दिन में होता है, लेकिन अपने आप में काफ़ी एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। तो सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, चूँकि आप पहली बार ही गई और आपने अच्छे नंबर लिए और क्वालिफाई करके टॉप कर गई हैं, तो आप पहले ये बताएं कि सिविल सर्विस इंटरव्यू में इंटरव्यू मेंबर्स क्या देखना चाहते हैं? सर आई थिंक जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो हर चीज़ आपकी एनालाइज करते हैं, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बेसिक एटिकेट, आप हाँ जी, आप अपने ओपिनियंस अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं हैं, आप कितने कंपैशनेट हैं इश्यूज़ को लेके, आप कितने सेंसिटिव हैं, आप अपने खुद के सब्जेक्ट में कितने एक्सपर्ट हैं, तो आपकी हर चीज़ टेस्ट होती है।